तो चलिए बेटा, कल हमने पढ़ा था सप्लाई। हमने सारा सप्लाई कवर कर लिया था, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C एंड इवन दो 7(1) कैपिटल A, 7(2), 7(3). हम बात करने वाले हैं, दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल के सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल ICI आपके जो टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन है वो भी कंसिडर हम कर लेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट था हमारा कि 7(1)A जो कहता था, जिसमें 4 कंडीशन फुलफिल करनी होती थी। पहली कंडीशन थी ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, सब कुछ आएगा उसमें। दूसरा कंडीशन था मेड और एग्री टू बी मेड होना चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)B क्या कहता था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई नहीं, केवल इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मेड और एग्री टू बी मेड नहीं लिखा बट होना चाहिए। फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी चलेगा। प्लीज मेरे साथ साथ रिवाइज करो, बोलो मेरे साथ, तेज तेज बोलो, जिससे आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आपके दिमाग में घुस जाए। 7(1)C एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। तो कौन कौन सी एक्टिविटी थी और पूरा कर लेते हैं। मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ तीसरा लिम टूट रहा था विदाउट कंसिडरेशन का। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब पैरा नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें चार शेड्यूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें 4 पैरा आते हैं। पहले पैरे का नाम है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बीन क्लेम्ड, ठीक। सेकंड में है रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करें या दोनों भी करें, उनसे पैसे नहीं ले रहे। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट का कुछ बात था। क्या बात था, जब एजेंट अपने ओन नाम में बिल कर रहा है और कस्टमर को बेच रहा है तो उसकी सेल्स कंसीडर होगी एजेंट की। उसने परचेज तो करा नहीं किसी से बट सेल कर दी किसी को, कस्टमर को, तो देयरफॉर जो उसने प्रिंसिपल से गुड्स लिया है तो वो प्रिंसिपल की सप्लाई में कंसीडर होगा, मतलब प्रिंसिपल की वो सेल मानी जाएगी। मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट जो गुड्स गया है जिसमें एजेंट ने अपने ओन नेम में बिलिंग करी है, तो प्रिंसिपल टू एजेंट जो भेजा गया था वो ऐसे मानेंगे भेजा नहीं बेचा गया था, ठीक। उसके बाद हमने पैरा नंबर 4 में पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे 7(1)B में था। बी में क्या कंडीशन टूट रहा था, इन कोर्स और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो 7(1)B में जाएंगे। 7(1)C में कब जाएंगे, 7(1)C पैरा नंबर 4 में हम जब जाएंगे जब हमारा कंसिडरेशन वाला कंडीशन टूट रहा होगा, ठीक है सर। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किससे, रिलेटेड पर्सन माइक्रोसॉफ्ट USA से, किसको, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को, या अपनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। यस, माइक्रोसॉफ्ट USA इज द एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर दी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए, ओके सर, ठीक। विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। चारों पैरा कंसिडर हो गए। जल्दी जल्दी बोलेंगे। परमानेंट ट्रांसफर, इसमें क्या था, इसमें था रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें था अपना प्रिंसिपल एजेंट वाली कहानी, इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दोबारा से नीचे से ऊपर बोलेंगे। पैरा 4, 3, 2, 1 शेड्यूल नंबर 1 का बोलो। पैरा 4 इंपोर्ट, यस। पैरा 3 प्रिंसिपल एजेंट, यस समझ में आ रहा है। पैरा नंबर 2 में रिलेटेड पर्सन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, यस समझ में आ रहा है। ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। किसी चीज को बहुत अच्छे से याद करना ना, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसको रट लो, याद कर लो, अच्छी तरह याद हो जाता है। आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। आप इसको एग्जाम तक तो एटलीस्ट, और पूरी लाइफ टाइम करो तो बहुत अच्छा है, एग्जाम तक तो एटलीस्ट इसको याद ही रखेंगे। फिर हमने बात करा पैरा, सारे पैरा हो गए। फिर हमने बात करा 7(1) कैपिटल A की, जो कहता है कुछ एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है, कुछ एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये कहाँ पे डिफाइंड है, शेड्यूल नंबर 2 में डिफाइंड है। शेड्यूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप फैसिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सही है सर। अगर हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर हम गुड्स का टाइटल ही दे रहे हैं इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके। फिर उसके बाद हमने बात करा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, जो बात करता है ये चीज ना तो गुड्स मानी जाएंगी ना सर्विसेज मानी जाएंगी, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कौन सी चीज, जो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाइड है। शेड्यूल नंबर 3 क्या कहता है, दीज सप्लायर्स नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर ये कुछ हो भी रहा है सप्लाई इन चीजों का तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब सप्लाई नहीं होगा तो इस पर टैक्स लेवी नहीं होगा, टैक्स नहीं लेवी होगा तो इस पर GST देना नहीं होगा। तो सप्लाई ही नहीं होगा तो टैक्स लगाएगी कैसे गवर्नमेंट, ठीक है सर। क्या क्या सर्विसेज थी, आपको जनरल माइंड से 6 सर्विसेज थी, याद होनी चाहिए। एक तो था आपका सेल्स ऑफ लैंड। सेल्स ऑफ लैंड
हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव लिस्ट में, क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी जाता है। ठीक, सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यस नेगेटिव लिस्ट में आएगा। बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देता है सर, लोकल अथॉरिटीज देती हैं, जैसे दिल्ली में DDA हो गई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोग देते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि हाँ यहाँ हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपका, इसके बाद आपका माना जाएगा ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेची गई है वो बिल्डिंग, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसिडर होगा। टाइटल बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूनरल, बर्नल, मोरेटोरियम, नॉट अ मोरेटोरियम, मरने के बाद जैसे आपका गाड़ी लेना आती है, ठीक, जो तो उन पे भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट सर्विसेज, नॉट एडवोकेट, इट इज अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल सर्विसेज पे हम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। और सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, TCS और मेरा रिलेशनशिप भी, इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को भी हम क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे, ठीक है सर। कुछ MP MLA ने जब साइन करे होंगे तो अपनी सर्विसेज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना, ओके सर। और क्या था, मेंबर ऑफ पंचायत और ये बाकी सब, और पोजीशन होल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशंस लिखी हुई हैं, वो भी अगर कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं अपने ही रिलेशन से, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके सर, इतना समझ में आ गया। शेड्यूल नंबर 3 भी कवर हो गया। शेड्यूल नंबर 3 की पावर कहाँ से आती है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 से। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, कुछ सप्लाई को, मतलब मैं ये बोतल बेच रहा हूँ तो इस सप्लाई को गुड्स नहीं मानेंगे, सर्विसेज मान लेंगे। अगर मैंने AC रिपेयर कराया तो मैं उस AC रिपेयरिंग को सर्विसेज नहीं मानूंगा, गुड्स मान लूंगा। जब दिमाग खराब हो गवर्नमेंट का, ऐसे कहेगी, अभी तक नहीं हुआ है कि दिमाग खराब, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कंपोजिट और कुछ फिक्स सप्लाई पढ़ी थी। कंपोजिट मतलब ऐसा कॉम्बो बाजार में चलता है, जैसे कॉम्बो क्या, जैसे ये लैपटॉप है, दिस इज लैपटॉप एंड दिस इज पेन, स्टाइलिश लिखने वाला, इसके साथ साथ चार्जर भी है, ओके सर, इसके साथ साथ चार्जर भी हमको मिला हमें यहाँ पे कंपोजिट पे, ओके। इसके साथ साथ चार्जर भी मिला, बैग भी मिला, कैरिंग बैग, और बहुत सारी चीज मिली। तो कंपोजिट सप्लाई वेयर 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वेयर 2 और मोर सप्लाई इज इन्वॉल्व। यस, लैपटॉप है, पेन है, बैग है, स्प्रे है, माउस भी मिला था, ठीक, ओके। एंड इट इज अ नेचुरली बंडल, मतलब कॉम्बो ऐसा चलता है मार्केट में, ये मार्केट की प्रैक्टिस है ऐसा करना, ठीक। और अगला पॉइंट है आपका, 1 इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। यस, लैपटॉप ही लेने गया था मैं ना लैपटॉप का बैग लेने गया था, ना मुझे कीबोर्ड चाहिए था, मुझे लैपटॉप चाहिए था। तो 1 इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, ये मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप। तो देयरफॉर ऐसा कॉम्बो मार्केट में चलता है, यस चलता है, तो इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। अगर ये कॉम्पोजिट सप्लाई है सर, मगर लैपटॉप पे रेट 18% है और आपका बैग पे रेट 18, आपका बैग पे रेट 28% है, इस पे 5% है, तो सर GST सब अलग अलग रेट पे लगाएं, इनकी सबकी वैल्यू इंडिविजुअल कैलकुलेट करें, ठीक, और उस पे अलग अलग GST लगाएं, नहीं बेटा। तो तीसरी कंडीशन में बोला गया 1 इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, मेरा लैपटॉप मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है, तो रेट कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जो कॉम्पोजिट नहीं होती, मतलब मैं बाजार में गया और मैंने कहा, एक बंदा बेच रहा था कैलकुलेटर प्लस ये बोतल, उसने क्या दोनों चीज 800 रुपये में ले जाओ। अब इस पे रेट तो है 18%, इस पे है 28% GST का रेट, और वो कह रहा है कि 800 रुपये में ले जाओ। मैंने कहा मेरे को बिल चाहिए, उन्होंने क्या बिल मिलेगा, मैंने कहा क्या रेट ऑफ टैक्स लगाओगे, उन्होंने क्या 18 लगाऊंगा। मैंने कहा इस पे तो 28 है, इस पे तो 28 है, तो आप 18 कैसे लगा सकते हो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा कर दूंगा। तो लॉ मेकर्स को ये बात पता चली और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इस पे रेट अगर 18 है और इस पे 28 है, और ये नेचुरली मार्केट में ऐसा कॉम्बो नहीं चलता, कैलकुलेटर और बोतल मार्केट में ऐसे नहीं बिकती, तो देयरफॉर इस पे कौन सा रेट लगेगा, जो हाईएस्ट होगा, मतलब 28%, जो रेट इस पे 28% है वो लगेगा दोनों की सप्लाई पे। ओके सर, इसकी क्या 3 कंडीशन है, 2 और मोर सप्लाई, यस 2 और मोर सप्लाई, which is not a composite supply, yes which is not a composite supply, and लास्ट कंडीशन है सिंगल प्राइस हैज बीन चार्ज, 800 रुपये मांगे उसने, यस। तो देयरफॉर तेरे को रेट ऑफ टैक्स क्या लगाएंगे 28, जो भी हाईएस्ट होगा दोनों में, जो भी हाईएस्ट होगा दोनों या सब
सप्लाईज में जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो लगाएंगे। तो ऐसे सेक्शन 7, ऐसे सेक्शन 8 हमने कवर करा। अब थोड़े एग्जाम्पल्स उठाता हूँ मैं स्टडी मटेरियल के और टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन को फिर बहुत जल्दी से निकालेंगे। ओके सर। अच्छा, अब अपना आप स्टडी मटेरियल खोल लीजिए बहुत जल्दी के साथ साथ, मैं भी खोल लेता हूँ। फिर आप आना अपना एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाना। अब ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 1। किसी को पता है तो जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम्पल निकालने में। ये रहा 1। क्या कहता है? ये कहता है अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर ₹100 टू द बायर। ओके, शॉपकीपर है तो देयरफॉर इसका बिजनेस होगा। 4th कंडीशन इसने फुलफिल कर दी। सेल्स कह रहा है तो इसने 4th कंडीशन इसने फुलफिल कर दी। सेल्स कह रहा है तो इसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी। ₹100 की बात कर रहा है तो 3rd कंडीशन कंसिडरेशन की फुलफिल कर दी। 2nd कंडीशन सेल्स कर रहा है मेड, ठीक, मेड और एग्री टू बी मेड। 2nd कंडीशन यस बेचेगा तो अब ऑब्वियसली पेन देना पड़ेगा उसको, तो 2nd कंडीशन मेड और एग्री टू बी मेड वाली भी फुलफिल हो गई। अच्छा सर, तो ये 7-1 सप्लाई कौन से सेक्शन के? 7-1 कैपिटल है? नहीं, 7-1 स्मॉल है, जो सबसे पहले पढ़ाया था। ठीक है। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर। ओके, होना चाहिए। द शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। कहाँ पे? इसने ये तो बताया नहीं, 7-1A में। ठीक, 7-1A की चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेल कह रहा है फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई, बेचेगा 2nd कंडीशन पूरी हुई, मेड और एग्री टू बी मेड की। कंसिडरेशन 100 रुपये बोल दिया, यस कंसिडरेशन की कंडीशन पूरी हुई। यस, शॉपकीपर का पेन बेचने का बिजनेस है तो 4th कंडीशन मेरी पूरी हो गई। तो 7-1A की ये सप्लाई हुई। ठीक, ये आप कर लेंगे। जहाँ तक ये चारों आप कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी डाल देना, बहुत आसान है वाले। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। मैंने आपको कंसिडरेशन में बताया था कि कोई कंसिडरेशन का मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग, कुछ देना उसके बदले कुछ मिलेगा, कुछ देना उसके बदले कुछ मिलेगा। अगर हम कुछ दे रहे हैं उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा तो इट इज अ नॉट अ कंसिडरेशन। सर कैसे? मैंने ये कैलकुलेटर बेचा, तो मैंने उसको कैलकुलेटर दिया और वहां से मेरे को 750 रुपये चल के आए। तो समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है बच्चों, समथिंग फॉर समथिंग। मैंने कैलकुलेटर दिया, उसने मेरे को 750 रुपये दिए। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मंदिर में लोग पंखे वगैरह अपने नाम लिख के दान कर देते हैं, तो उन्होंने कुछ समथिंग तो करा, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तीसरा लिम टूट गया, तो देयरफॉर हम कौन से सेक्शन में जाएंगे? 7-1C में, जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखिए, पंखे डोनेट करना कोई से शेड्यूल नंबर 1 की कोई से भी पैराग्राफ में आता है। पैरा 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस ऑन विच ITC हैज बीन क्लेम। अगर मेरा बिजनेस पंखे का है और मैंने उस पर ITC ले लिया है गुड्स परचेज करते हुए, यस डेफिनेटली मेरी वो 7-1C के पैरा नंबर 1 में कंसीडर होगा। बट क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपका बिजनेस पंखे का है। अगर है तो आप समझ जाना 7-1C के पैरा नंबर 1 में ट्रांजेक्शन आएगा। तो पैरा नंबर 1 भी नहीं हुआ, पंखा मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा तो बिजनेस कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करना है। मैंने पंखा खरीदा और दान में दिया मंदिर को। सेकंड, आपका जो है रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, यस मंदिर मेरा ना तो रिलेटेड पर्सन है ना डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हम। तीसरा कंडीशन एजेंट प्रिंसिपल, ये नहीं लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये नहीं लगेगा। तो पंखा डोनेट करना चारों पैरा में किसी में नहीं आता 7-1C में। तो देयरफॉर अगर मैं पंखा डोनेट कर रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और 7-1C में भी वो फॉल नहीं करेगा, तो देयरफॉर पंखा डोनेट करना मेरा सप्लाई नहीं होगा। तो यही पढ़ना है आपको। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 5, भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू द योगानिस्ट संस्थान, आ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। योगानिस्ट संस्थान प्रिंटेड अंडर दी ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो मिस्टर भूषण ने ब्लैक बोर्ड लगाए किसी स्कूल्स में, जो कि ये योगानिस्ट संस्थान में ब्लैक बोर्ड लगाए, बच्चे पढ़ लेंगे जिससे, तो बच्चे पढ़ लेंगे, तो उसने समथिंग तो दिया, उसके बदले कुछ उसको रिटर्न हुआ नहीं हुआ, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। जब कंसिडरेशन नहीं है 7-1C पढ़ते हैं, 7-1C के किसी भी पैरा में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये सप्लाई नहीं है, तो इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट
सप्लाई हो जाएगा अगर भूषण का बिजनेस है ब्लैक बोर्ड बेचना, तो 7(1) के पैरा नंबर 1 में वो फॉल कर जाएगा। आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल, ओके, इन दी मेमोरी ऑफ हर लेट फादर, ओके। The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father on the door of the room। क्या हुआ, एक दुर्गा देवी थी, उसने अपने पिता की याद में, जो कि स्वर्ग सुधार चुके थे, उनकी याद में एक मंदिर में एक कमरा बनवा दिया, पैसे दे दिए, मंदिर की ट्रस्ट ने कमरा बनवा दिया। उस कमरे की किवाड़ पे, दरवाजे पे लिख दिया गया, इट इज़ डोनेटेड बाय द मिस श्रीमती दुर्गा देवी एंड उनके फादर की याद में, इन द मेमोरी ऑफ द हिज फादर, हर फादर, इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। तो दुर्गा देवी ने कंसिडरेशन दिया, मनी दी, ओके, वहाँ से कुछ आया, रिटर्न में नहीं आया, तो समथिंग फॉर समथिंग की कंडीशन टूट गया, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, 7(1) में जाएंगे, 7(1) के किसी भी पैरा में नहीं आता ये ट्रांजेक्शन, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 7 निकालो, जल्दी से निकाला, पेज नंबर 20 पे आपके। क्या कहता है, ऋषभ हाँ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर ए ईयर सेल्स इट टू अ कार डीलर, सेल्स ऑफ कार by Rishabh to car dealer is not a supply under the CGST Act because the said supply is not made by Rishabh in course or furtherance of business। क्या कहना चाह रहा है, समझो, ये कहना चाह रहा है आपका, क्या कह रहा है, हाँ, ये कहना चाह रहा है, एक ऋषभ है, ऋषभ ने कार खरीदी, ओके, कार खरीदी पर्सनल यूज़ के, अगर बिजनेस यूज़ के लिए खरीदता तो वैसे तो मिलता नहीं कार पे, आईटीसी में आपको आईटीसी के चैप्टर में बताऊंगा क्यों नहीं मिलता, बट आप ये मान के चलो कि जो बिजनेस के लिए हम गुड्स परचेज करते हैं उस पर सब पे आईटीसी मिल जाता है। तो ऋषभ ने कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए, आईटीसी ले सकता है। ऋषभ ने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कंज्यूमर बन गया उस टाइम। अगर मैं कार खरीद रहा हूं अपने पर्सनल यूज के तो मैं कंज्यूमर बन गया, और जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन हमने पढ़ा था कंज्यूमर पे पड़ता है, ओके सर। तो देयरफॉर मेरे को आईटीसी एलिजिबिलिटी नहीं है अगर मैं पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं। तो अगर मैं उसको बेचूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस यूज के नहीं ले रहा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, तो जब मैं उसको बेचूंगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है बेचना कार को। अगर मैंने उस पर कभी आईटीसी ले लिया होता क्योंकि मेरा बिजनेस है कार का, डीलर हूं मैं कार में, तो अगर मैं कार को बेचता यूज करने के बाद भी तो उस पे जीएसटी जाता, ठीक है। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो देयरफॉर जब उसने खरीदा होगा तो अल्टीमेट उस पर बर्डन पड़ चुका होगा, उसने जीएसटी दे दिया होगा, तो बेचते हुए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज उसने पर्सनल पर्पस के लिए उठाया। मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग टू द Abhushan Jewelers, sales of old gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute supply as the same cannot be said to be in course or furtherance of business of individual। क्या कहना चाह रहा है, एक मणिकर्णिका थी जिन्होंने अपने ओल्ड बैंगल्स सोल्ड कर दिए किसी ज्वेलर्स को, ओल्ड बैंगल्स सोल्ड कर दिए किसी ज्वेलर्स को, तो वो जो सोल्ड करनी है उनका वो देखते हैं 7(1) की कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, यस सेल करा उसने, मेड और एग्री टू बी मेड, यस ज्वेलर्स के पास बेचने आ गई है, फॉर अ कंसिडरेशन, यस पैसे लेगी, वो कंगन देगी पैसे लेगी, समथिंग फॉर समथिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है। फोर्थ, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या मणिकर्णिका का ये बिजनेस है बैंगल बेचना, सोचो नहीं, उसका तो बिजनेस नहीं है, तो देयरफॉर फोर्थ लिंब टूटा बिजनेस वाला, तो ये हमारी 7(1) की सप्लाई नहीं होगी, और जब ये सप्लाई नहीं है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये तो इन्होंने तो ये बता दिया विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ सप्लाई, इन्होंने तो ये बताया सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्थ मेरा लिंब बिजनेस वाला टूट रहा है इसलिए नहीं है, ठीक है सर।
7th हो गया, 8th हो गया, 9th में देख लेता हूँ, बाकी तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। मुझे जो कराने टेस्ट ऑफ नॉलेज के कराने, एक आप 13 और देख लो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी आप कर लोगे यार, कर ले कोई, हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, बाकी आप सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको मेरे ही कंसेप्ट दिमाग में आने लगेंगे। अब हम टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चंस पे चलते हैं बहुत जल्दी के साथ, मुझे इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज कहाँ है बेटा, ये पेज नंबर क्या है इसका, 67। ओके 67। चलो, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। बहुत अच्छा, करो जी, स्टार्ट करो। विद इन दी पंजाब, ओके। मेघराज है एक जो पंजाब में गारमेंट्स का बिजनेस करना चाह रहा है, एंड इन दी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली, करो, पंजाब में भी करना चाह रहा है, दिल्ली में भी करना चाह रहा है, हरियाणा में भी। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेवेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ऑन द सेम। मैंने आपको बहुत ठोक के पढ़ा चुका हूँ कि यार अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है तो सप्लाई को क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आउटसाइड दी स्टेट हो रही है तो क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखिए मेघराज कहाँ का है, मेघराज है पंजाब का, तो पंजाब टू पंजाब अगर वो बेचेगा माल तो इंट्रा स्टेट लगेगा। तो उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बता चुका हूँ क्लास नंबर 1 में। किसी को दिक्कत है तो पहले वो जाके देख ले, जब भी उसको ये वाले कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी इज अ टूल, बता चुका हूँ पहले क्लास नंबर 1 में। तो देखो टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट तो आपका सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में, तो टैक्सेबल इवेंट आपका सप्लाई है, जो सेक्शन नंबर 7 और 8 में डिफाइंड है। लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी कब लगेगा, अगर विद इन द स्टेट माल बेचेगा, लिख लो, अगर विद इन स्टेट बेचेगा तो कौन से टैक्स लगेंगे, 2 तरह के टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, ये यूटीजीएसटी कह सकते हो आप। ठीक, अगर स्टेट नहीं है तो यूटी होगी कोई वो। अगर वो क्या करता है, अगर वो आउटसाइड स्टेट बेचता है माल अपना, तो उसको क्या क्या लगेगा, तो उसको लगेगा एक तो ओनली एंड ओनली आईजीएसटी लगेगा, ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। ठीक, पढ़ लो आंसर इसका। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, बहुत बड़ा है टैक्सेबल इवेंट, क्लास 1 में भी बता दिया था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी विल बी लेविड ऑन, बताओ यार जल्दी से बोलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक, अच्छे से निकल रहे हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच, ओके, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल so that the goods can be sold from the branch, okay, the goods have been transferred without any consideration, without any consideration, without any consideration, without any consideration, जिसमें consideration involved हो। 71C लिख लेते हैं, 71C पढ़ेंगे। 71C में शेड्यूल नंबर 1 के 4 पैरा, बहुत अब आपके दिमाग में गूंजने लगे होंगे वो। The company believes that the transaction undertaken by it does not qualify as supply as no consideration is involved. कंपनी कह रही है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई कैसा, अच्छा बताते हैं। Ascertain whether the transfer of goods by दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, टू किसको, इस ब्रांच ऑफिस एज क्वालिफाइज एज सप्लाई, समझते हैं।
जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता 7(1)(c) पढ़ेंगे। 7(1)(c) के 4 पैरा नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम, नहीं फेंका नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं कराए फ्री में। हाँ ट्रांसफर करा अपनी ब्रांच को। मेरी ब्रांच क्या हुई, मेरी ब्रांच हुई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बताया था आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दोबारा से बता देता हूँ जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है इससे पहले वाली। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं, जैसे आई एम रजिस्टर्ड इन यूपी और मैंने एक ब्रांच खोली सपोज वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, तो देयरफॉर मेरे को जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा स्टेट वाइज, बट मेरा पैन एक ही होगा, जीएसटी होगा मेरा स्टेट वाइज। अब मेरा जीएसटी स्टेट वाइज है तो मेरा एक जीएसटी यूपी का होगा, एक वेस्ट बंगाल का होगा, एक दिल्ली का होगा। तो ये मेरे लिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। मैं वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लिए क्या हूँ, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दिल्ली वाले के लिए यूपी वाला और बंगाल वाला डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ऐसी बंगाल वालों के लिए यूपी वाला और दिल्ली वाला डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है सर। तो वो ये कहना चाह रहा है जो उसकी ब्रांच है ना, वो ब्रांच आपकी वेस्ट बंगाल में है और उसका ऑफिस किधर है रजिस्टर्ड, वो दिल्ली में। ठीक है। अब ये जो वेस्ट बंगाल की ब्रांच है ये क्या बन गई, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ ये जो वेस्ट बंगाल की ब्रांच है ये डीडीपी की कंडीशन पूरी कर रही है। रजिस्टर्ड पर्सन और डीडीपी की कंडीशन कौन से पैरा में आती थी, पैरा नंबर 2 में आती थी। हाँ सर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या बोथ टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन। यस, वेस्ट बंगाल इज माई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ब्रांच। ओके। तो मैं अगर उस ब्रांच को फ्री में सप्लाई करूंगा तो वो मेरी सप्लाई में कंसिडर हो जाएगा। यस। तो कंपनी कह रहा है कि हमने फ्री में बेचा है, भेजा है मतलब ब्रांच को कि ब्रांच तू आगे फर्दर उस माल को बेच लेना। तो सेक्शन 7(1)(c) पैरा नंबर 2 में कहा अगर आप ब्रांच ट्रांसफर, प्रैक्टिकली से प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहते हैं ब्रांच ट्रांसफर टू डीडीपी, अगर ब्रांच ट्रांसफर टू डीडीपी नहीं है या रिलेटेड पार्टी नहीं है तो 7(1)(c) नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर ब्रांच ट्रांसफर टू डीडीपी है या रिलेटेड पार्टी है तो ही 7(1)(c) पैरा 2 में फॉल करोगे। और पहले हमको डीडीपी देखना है तो इसलिए हमने देखा वेस्ट बंगाल ब्रांच इज माई डीडीपी। यस, इट माई डीडीपी। सर डीडीपी कब नहीं होगा, बता देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है मेरठ में ही, उसने क्या करा, उसने यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया, 3 साल बिजनेस करा और उसने मेरठ का ही बंदा है, मेरठ में ही बिजनेस कर रहा था। अच्छा, उसने मेरठ में ही एक और शॉप ले ली। अब क्या होता था, जो उसका हेड ऑफिस था जो बहुत सालों से चल रहा था, वहाँ से कुछ माल ट्रांसफ़र होता था ब्रांच को। मेरे पे कॉल आया कि सर ब्रांच ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सेक्शन 7(1)(b) आपने पढ़ाया था, उसमें पैरा नंबर 7(1)(c) आपने पढ़ाया था, उसमें पैरा नंबर 2 पढ़ाया था। तो देयरफॉर ये ब्रांच ट्रांसफ़र पे 7(1)(c) पैरा 2 लग जाएगा। आप बताओ ये डीडीपी है ब्रांच या नहीं है, जो मेरठ वाली दूसरी ब्रांच खोली है उसने। डीडीपी की कंडीशन थी स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वो डीडीपी आपका जब होगा जब आपका पैन तो सेम होगा बट जीएसटी नंबर डिफरेंट होगा। तो मैंने पहले पूछा कि आपने जो ब्रांच खोली है उसके लिए जीएसटी नंबर दूसरा लिया है या उसी पे काम कर रहे हो यूपी वाली पे। उसने कहा सर यूपी वाली पे काम कर रहे हैं। तो यूपी वाली पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होगा कैसे। मैं अपना माल मतलब अगर मैं एक जीएसटी नंबर हूँ जो मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ हेड ऑफिस से निकालूंगा माल और अपनी ब्रांच में रख लूँगा। तो देयरफॉर मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि मैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हूँ। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा जीएसटी में। अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर बोल रहा हूं तो डीडीपी उसमें चलेगा। डीडीपी कब आएगा, जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा अंडर द सेम पैन। लिख लो इसको, सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। तो वो बोल रहा है सेपरेटली ही ब्रांच है हमारा जो रजिस्टर्ड है। उसने कैसे बताया, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड कहाँ है, रजिस्टर्ड कहाँ है, रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल में। उसने कहा ना रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। रजिस्टर्ड कहाँ है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल के जीएसटी में। ओके सर। तो ब्रांच ट्रांसफर हुआ, डीडीपी है,
कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। यस सप्लाई है 71C पैरा नंबर 2 याद ना होना चाहिए आपको। तो क्या लिखोगे आप, इट इज क्वालिफाई एज अ सप्लाई। यस क्या रेफरेंस दोगे, एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। आपने अगर इतना लिख दिया ना पूरे नंबर मिलना है। शेड्यूल 1 रेड विद किसके साथ, सेक्शन 71C। फिर 71C को डिफाइन करोगे, सेल्स ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ। ठीक है, किसको किसको कर रहे हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये लॉ हो गया। फिर बताओगे वेस्ट बंगाल में वो रजिस्टर्ड है तो देयरफॉर वेस्ट बंगाल ब्रांच इज कंसिडर एज DDP, ये एनालिसिस में लिखोगे सेकंड पैरा में। तो देयरफॉर उसके बाद पहला लिखोगे कि देयरफॉर जो माल आपका उठ के दिल्ली से वेस्ट बंगाल गया है अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, इट इज कंसिडर इन पैरा नंबर 2 ब्रांच ट्रांसफर पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 रेड विद सेक्शन 71C। तो कंक्लूजन में लिखोगे, 3 पैरे बनाने हैं। फर्स्ट पैरे में आपको प्रोविजन लिखने हैं GST के, सेकंड में आपको एनालिसिस करके देना है जो केस स्टडी है, थर्ड में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में लिखोगे इट इज क्वालिफाइड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2 सेक्शन 71C। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है आपके वालों ने इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट पहुंचा एज पर शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, पहरा लिखा है नहीं, आप तो पहरा भी बता रहे हो उसको। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ किसको, बिटवीन रिलेटेड पर्सन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इज स्पेसिफाइड इन 25। व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इन गिवन केस सिंस द दामोदर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच लोकेटेड इन अनदर स्टेट आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। उन्होंने भी यही बोला ना कि जो आपकी ब्रांच है वो DDP है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन दैम क्वालिफाई एज सप्लाई। ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। ठीक है सर, आपने तो पहरा भी बता दिया, सेक्शन भी बता दिया, इसमें तो लिखा नहीं है। तो मैं इसलिए तो आप पे इतना टाइम लगा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस मैं टेस्ट ऑफ नॉलेज के बहुत जल्दी उड़ा दूँ। मुझे क्वेश्चंस पे टाइम लगाना होता तो मैं क्वेश्चन ही करा देता। क्वेश्चन एज इट इज छप के आने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम कंसेप्ट समझ गए अपने माइंड में तो हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। आपने देख लिया, मैंने डिटेल आपको पढ़ाया जिससे आपके सारे क्वेश्चन हिल रहे हैं। तो पढ़ते हैं। पृथ्वी एसोसिएट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इट्स इंक्वायर फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर। सो सॉरी, पहले पानी पी लेता हूँ मैं, एक मिनट। It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration. In accordance with the provision, you are required to enumerate such activity if any. कोई पृथ्वी एसोसिएट्स है, वो मजे लेने के लिए अपने टैक्स एडवाइजर के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि टैक्स एडवाइजर के कुछ जानता है नहीं। उसने पूछा अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन कुछ सप्लाई करूं तो वो सप्लाई में आएगा। तो अगर आप टैक्स एडवाइजर हो, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है टैक्स एडवाइजर आप हो, तो आप पृथ्वी को बताओ कि कौन कौन सी सप्लाईज अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो GST की सप्लाई में कंसिडर होगी। तो आप बताओगे सेक्शन 71C ने पावर दी है शेड्यूल 1 के लिए, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन 4 पैरे में इन सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्री सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व। 1 2 3 4 चारों डिस्कस कर देना। देख लो क्या लिखा है आपके में। यहाँ तो भाई साहब इन्होंने 71C भी नहीं बोला, 7 ही बोल दिया। इनको बता के आना 71C है। ठीक, फर्स्ट सेकंड परमानेंट ट्रांसफर, ये हो गया दिस, ये हो गया एजेंट वाला, ये हो गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला। चलिए, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाइएस्ट टैक्स रेट। कंपोजिट एंड हाइएस्ट कुछ जम रहा है आपको? कंपोजिट एंड हाइएस्ट नहीं, कंपोजिट कॉम्बो वाली सप्लाई है तो प्रिंसिपल लगेगा। आपको याद आ गया होगा प्रिंसिपल। कौन सा रेट लगाते हो? प्रिंसिपल रेट।
एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या लिखा है। आप इसमें क्या क्या समझाओगे, सेक्शन 8 की कंपोजिट सप्लाई समझाओगे, तो उस पर कॉन्क्लूजन दोगे कि इस पे प्रिंसिपल रेट क्यों लगेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हाँ जी करेक्ट नहीं थी। हाईएस्ट टैक्स रेट नहीं लगेगा। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। इट इज मिक्स सप्लाई दैट ट्रीटेड एज सप्लाई दैट द पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट टैक्स। आपको कंपोजिट भी समझा देना है, उसको मिक्स भी समझा देना है, और दोनों के टैक्स रेट भी निकाल के दे देना उसको, कौन कौन से टैक्स रेट किस किस में लगेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल गुड्स। हाँ, पोजीशन इन नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यस, शेड्यूल नंबर 2 में बताओगे टाइटल ट्रांसफर तो गुड्स सर्विस प्रोवाइड करनी या फैसिलिटी दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट्स टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 फ्री सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई। तो बताना है कौन कौन सी सप्लाई शेड्यूल नंबर 1 में आएंगी। आपको चारों याद है, पढ़ते हैं। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है और मुंबई में भी रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम द फैक्ट्री इन दिल्ली टू किसको, मुंबई डिपोट विदाउट कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट कंसिडरेशन। तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो देयरफॉर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कौन सी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के होते हुए भी सप्लाई होंगी। तो हमें पता है 7(1)(c) की ऐसी सप्लाई हैं जो शेड्यूल नंबर 1 में लिखी हुई हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है हमें। तो सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में भी, और दिल्ली जीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम द दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड, जिससे वो बिक सके। तो पैरा नंबर 2 में क्या लिखा है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मुंबई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है? हाँ। दूसरे स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन, सेम पेन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। यस, सेम पेन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया मुंबई वाला। तो दिल्ली टू मुंबई अगर कुछ माल जा रहा है तो पैरा नंबर 2 में कवर होगा ऑफ शेड्यूल नंबर 1 के। ठीक है सर, तो ये कंसिडर, ये सप्लाई है। रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज सेटल इन लंडन, ठीक है, इज वेल नोन लॉयर। Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. Import of services, yes, किससे ले रहा है? अपने ब्रदर से ले रहा है। ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन, ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन, ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन। हाँ, रिलेटेड हो सकता है, बट डिपेंडेंट, मैंने एक वर्ड बोला था डिपेंडेंट, याद रखना। उसका भाई लंदन में लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो रमन पे डिपेंडेंट नहीं है उसका भाई। तो देयरफॉर अगर वो सर्विसेज ले रहा है लॉयर की, रमन अपने भाई से, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? हम उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। यस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। किससे? रिलेटेड पर्सन या डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट? रिलेटेड पर्सन। तो रमन का भाई इज अ रिलेटेड पर्सन? नहीं है। सेकंड लिंब टूट गया, रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो देयरफॉर इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, बिकॉज उसका भाई लंदन में वेल नोन प्रैक्टिस कर रहा है, वो रमन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसका भाई रमन पे डिपेंडेंट होता तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम कंसिडर करते किसमें? 7(1)(c) के पैरा नंबर 4 में। Would your answer be different in the above case? Raman had taken advice in respect of his business unit in Chennai. अगर वो अपने बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा है तो भी हमारा आंसर सेम होगा, क्योंकि रमन का भाई डिपेंडेंट नहीं है रमन पे। ठीक, आंसर क्या है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो देयरफॉर ये सप्लाई होगा। कहाँ लिखा है? In view of the same, the factory report of Sulekha manufacturers are distinct person. Therefore, supply of goods from Delhi
टू मुंबई विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स और फर्दर बिजनेस इज अ सप्लाई। क्या है? इट इज़ अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7। ओके सर। बी पार्ट में क्या लिखा है? बी पार्ट में लिखा है शेड्यूल 1। यस, रिलेटेड पर्सन बताया। रिलेटेड पर्सन कौन कौन है? वो इज़ होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द सैड पर्सन। तो रमन का भाई वो डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर सी, इस केस में भी हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि उसका भाई उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बोला ना। अच्छा, क्वेश्चन 7 जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 2 का पूछ रहा है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, रेंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। गुड्स है, ठीक, फेंक रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल जा रहा है, टाइटल जा रहा है आपसे। ट्रांसफर इन राइट, राइट 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 आता है तो देखना ही नहीं ना सर, गुड्स ही बोल दो ना उसको। ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल, टाइटल 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 गुड्स, टाइटल 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 गुड्स। अरे सी में कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाए, सी में कुछ गड़बड़ हो गया। सी का पढ़ो दोबारा से। ट्रांसफर ऑफ राइट, राइट तो है, आगे क्या कह रहा है? विदाउट टाइटल ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। जब टाइटल ही नहीं जा रहा तो ये सर्विस है। सर कैसे? मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी रहने के लिए दी है, क्या मैंने आपके नाम में ट्रांसफर कर दिया टाइटल? नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइड करिए। तो लास्ट में क्या कहना चाह रहा है, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़े करो, मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़ो जल्दी से। टेम्परेरी ट्रांसफर परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टेम्परेरी ट्रांसफर, परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी है, इट इज़ अ सर्विसेज। एक फैसिलिटी दिया है, कुछ समय के लिए आप यूज़ कर लो, परमानेंटली राइट नहीं दिया। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर बिजनेस, विच इज़ अप्लाइड टू पर्सनस, any treatment process which is applied on another person's goods। जॉब वर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आई एम अ जॉब वर्कर, सर्विस हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स, टाइटल आते ही कुछ नहीं देखना, क्या देखना है? गुड्स। पेन भी ऐसी लग रहा है मेरे को। ठीक। अब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 16। होप बाकी तो आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी में कुछ दिक्कत आएगी। मैं आंसर से देख लेता हूँ। ठीक है। सेक्शन 7 ठीक है, रिलेटेड पर्सन कर लोगे, बता दिया ये सारा। ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई कर लोगे। इसमें क्या है? मिक्स सप्लाई कर लोगे, इसमें मिक्स सप्लाई कर लोगे। शेड्यूल नंबर 1 कर लोगे। 7(1)(a) बहुत अच्छे से कर लोगे। सर्विसेज कौन सा? एल्कोहलिक लीगल लाइसेंस, किस में बताया था? सेक्शन 2, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में। एक तो शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन को गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे, और एक एल्कोहलिक लीगल लाइसेंस अगर ट्रांसफ़र कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल अथॉरिटी, तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 के भी एसएम के क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्या आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे जीएसटी में प्रॉब्लम है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।